नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाया था और अब से 6 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो फंडामेंटल राइट के टाइप्स को समझाएंगे। आज हम फंडामेंटल राइट्स के पहले टाइप्स को समझेंगे जो राइट टू इक्वालिटी, सब में समानता का अधिकार का बात करता है। इसमें 5 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक। चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है, इसमें 2 टर्म ऐसे आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एवी डेसी ने दिया था, इनका कंसेप्ट है। ये अपने रूल ऑफ लॉ जो इनका बुक था उनमें 3 बातों का जिक्र है। एक है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे सुप्रीम होना चाहिए गवर्नमेंट से भी, वो है भी। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सबको बराबर देखना चाहिए। और तीसरा था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब देखिए, ये दो, पहला और 3, ये दोनों तो चलो एक हद तक सही है। दूसरे में प्रॉब्लम आ गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे हो सकता है, सबको आप एक नज़र से कैसे देख सकते हो। एक छोटा बच्चे के ऊपर आप अलग कानून, मैंने एक ही कानून कैसे लगा सकते हो जो एक बड़े के ऊपर लगाते हो। एक ओल्ड एज के ऊपर कैसे लगा सकते हो जो वुमेन के ऊपर लगता है। तो सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होना चाहिए, सबको कानून के नज़र में एक होना चाहिए। ये नहीं कि सबके लिए बराबर कानून। अगर मान लीजिए मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मुझसे फुल टिकट लिया जाता है और मेरे साथ अगर एक छोटा बच्चा जाएगा तो क्या उसका भी फुल टिकट लगेगा? नहीं, उसका हाफ टिकट लगता है। तो संविधान जो बनाए थे या बेंच पे जो बैठे जज होते हैं वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। इसलिए उन्होंने जो बनाया है वो कुछ सोच समझ के ही बनाया है, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक भेदभाव ना हो और बैलेंस बना रहे। इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ ज़्यादा वर्क नहीं करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसलिए अमेरिकन कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये ज़्यादा वर्क करता है। पकड़ के चलिए, ये 80% इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही काम करता है। इनका कहना है कि आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, आप सबको उनके कैटेगरी के हिसाब से देखिए। बच्चों को अलग रूल, बड़ों के लिए अलग रूल, बूढ़ों के लिए अलग रूल और औरतों के लिए अलग रूल। तभी आपका समाज या सोसाइटी में बैलेंस बना रहेगा। और ये एक हद तक सही भी है। जो बड़े खाना खाते हैं, क्या सेम क्वांटिटी में बच्चे खाना खाते हैं? नहीं। तो उनके लिए अलग रूल कैसे हो सकता है? ठीक है, सबको अलग अलग बनाना चाहिए और कानून की नज़र में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, ये उनका कहना था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको यही पूछा जाएगा क्योंकि जो इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एआईबी में तो समझ लीजिए, एआईबी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इन्होंने एवी डेसी जी ने इनका कंसेप्ट दिया था, इसमें 3 है रूल ऑफ लॉ में। तो आर्टिकल 14 समझ गए, कानून के समक्ष में सबको न्याय मिलना चाहिए, उनके कैटेगरी के हिसाब से सबको मिलेगी। आर्टिकल 15 कहता है कि ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आप किसी को उसके धर्म के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसे। आप उसे रेस के अगेंस्ट में, आप उसके कास्ट के अगेंस्ट में, आप उसके सेक्स या मेल या फीमेल और प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ से जन्म लेता है, इसके अगेंस्ट में आप उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून की नज़र में आप आरोपी हैं, आप कल्प्रिट हैं, आपने कुछ गुनाह किया है। देखिए, कानून कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कंट्री है। आप सबके साथ अगर बराबर रहोगे सोसाइटी में तो आप ही का भलाई है। और अगर आप नहीं करोगे तो उसके लिए तो हम हैं ही आपको पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन कुछ हद तक कानून कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव आप कीजिए लेकिन वो पॉजिटिव, नज़रिया उसका सही हो। जैसे मान लीजिए एयर होस्टेस, आप प्लेन में देखते होंगे एयर होस्टेस लड़कियां होती है, लड़के नहीं। तो आप वहाँ ये नहीं कर सकते कि मुझे भी एयर होस्टेस बनाओ, लड़के को क्यों नहीं बनाया जाता। वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जिस तरह हेवी वर्क जहाँ होता है, चाहे स्टील हो या लोहा लक्कड़ का, जहाँ आयरन का काम होता है, स्टील फैक्ट्री या आयरन फैक्ट्री होता है, वहाँ मजदूर मेन होते हैं, वोमेन नहीं होते हैं, ताकि वो हेवी वर्क ज़्यादा ना उठा पाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिजिकली ज़्यादा मेन स्ट्रांग होते हैं, ये आप समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ है। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वोमेन को राइट क्यों नहीं मिला।
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि स्टील या रॉड के क्षेत्र में मेन को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए, वुमेन को कि आप ये काम मत कीजिए क्योंकि ये हेवी वर्क वाला है। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक बहुत बड़े इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, आवर थिंकिंग मेक इट सो। मतलब होता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छी या बुरी होती नहीं है, हमारी सोच उसे अच्छी या बुरी बनाती है। अभी किस हद तक सही है या अपना यूज योर सेंस। अब आर्टिकल 16, तो आप 15 समझ गए। आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं लेकिन निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन या इस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप गलत करते हैं, आप कानून की नज़र में आरोपी हो जाएंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी का बात करता है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आता है रिजर्वेशन, आरक्षण। देखिए आरक्षण का बात आते ही लोग दो ग्रुप बन जाते हैं। एक, जिनको आरक्षण मिलता है वो तो बोलेंगे सही है, जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है वो बोलेंगे ये गलत है। अब देखिए एक सिंपल से बात सोचिए, अगर ये गलत होता तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान इन्हें हटा देती, क्योंकि आर्टिकल 13 मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 13 ये क्लियरली कहता है कि कोई भी लॉ अगर पहले से प्री कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो वाइड हो जाएगा। और ये तो फंडामेंटल राइट ही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर कोई ये कहे कि मेरा हक है नौकरी पे और आप कहोगे कि नहीं आपको इस ग्राउंड पे कैंसिल किया जाता है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो आरक्षण देखिए कुछ सोच समझ के ही बनाया गया था, तभी संविधान में है। और ये अभी हटने वाला भी नहीं है, जो क्लियरली है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल चुका है। तो मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसके अगेंस्ट हूँ। मैं बस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन जैसे है, कुछ आरक्षण जो है वो कुछ हद तक एक तरह से कानून इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानता है। इसे हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसे हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई जो बैकवर्ड क्लास है उसे अगर आरक्षण देकर अगर हम ऊपर उठाते हैं, मान लीजिए उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि वो पढ़ लिख के ज़्यादा जगह ट्यूशन जाए, ज़्यादा पैसा खर्चा करे और ऊपर उठ के पढ़ सके, और बड़े वाले जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें वो दिया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि आप थोड़े कम मार्क्स भी लाइए और आपको हम जॉब दे देंगे। और जो अपर कास्ट वाले हैं उन्हें बोला जाता है कि आप थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाइए तो आपको जॉब मिल जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। हम और आप इस पे डिबेट भले ही कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट या इसके जो ऊपर कुछ रिजल्ट निकलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट ही ले सकती है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रिजर्वेशन जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि हम चाहते हैं कि समाज में सबको उसका हक मिले, सब थोड़ी बराबर लाइन में आए। क्योंकि देखिए अगर ये गलत होता ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से हट चुका होता। अब सोचिए इसी रिजर्वेशन के चक्कर में आपको दो एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक है हिंदू पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक के बारे में आप सब सुने होंगे। सायरा बानू 2017 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत लंबा केस चला था और इसे एट लास्ट खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। जो ट्रिपल तलाक जो 3 टाइम्स तलाक 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 बोल के लोगों को तलाक दे दिया जाता था, इससे होता क्या था, जो वुमेन होती है उन पे बैड इफेक्ट पड़ता था। आप तलाक लेने का कोई प्रोसीड्यूर होता है, आप वो स्टेप ले लीजिए, अगर दोनों में नहीं बनती है तो आप कोर्ट में जाके जो प्रोसीड्यूर है उससे काम कीजिए। अब ऐसे अगर एक पक्ष को सुनिएगा, दूसरे पक्ष अगर डायरेक्ट ट्रिपल तलाक कर दे तो इससे तो वुमेन पे बैड इफेक्ट पड़ेगी ना, उनका तो राइट चला गया। तो यही फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही था। तो अब देखिए आप लोग सोचते हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ट्रिपल तलाक अभी भी है, लेकिन उसमें 3 तलाक है। तलाक 3 तरह के होते हैं, तलाक हसन, तलाक ए हसन और तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत जो था वही था ट्रिपल तलाक, उसे खत्म कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप 3 बार तलाक बोलकर सिर्फ तलाक माने आप रिलेशन खत्म नहीं कर सकते हो। आप एक पक्ष को वक्त दो, दूसरे पक्ष की बातें सुनो, फिर आप कोर्ट में आओ, जो प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करो, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच को सुना जाएगा, फिर उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये नहीं कि हमने कहा और ख़त्म, कोई भी रिलेशन ऐसे ख़त्म नहीं होता है, ये किसी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसी को ये मुस्लिम लॉ का पर्सनल लॉ था। अब इसे किसी ने ये चैलेंज किया कि पर्सनल लॉ में आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो, पर्सनल लॉ में तो छेड़छाड़ होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को आप ये बताओगे कि पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं होता है, वो तो खुद सब ज्ञान घोल के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या
एक्सक्यूज दिया कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आर्टिकल 13 में कोई भी लॉ अगर ऐसा हो जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल लॉ हो या ना हो, चाहे आपका हो या किसी का हो। हिंदू लॉ में भी था, हिंदू पर्सनल लॉ में था, एक था मूलाकरम बोल के एक लॉ था जो बहुत पहले चलता था, वो लोअर कास्ट पे चलता था, उसे हम ब्रिस्ट टैक्स भी कहते हैं। अब इसे हम आपको हिंदी में ज़्यादा अनुवाद करके नहीं समझाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। ब्रिस्ट टैक्स होता था, इसमें लोअर कास्ट के ऊपर बहुत घटिया कानून था, एक तरह से आप बोल सकते हैं, जो उसके ऊपर कर लिया जाता था ब्रिस्ट टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसे भी एबोलिश कर दिया गया कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। अगर किसी के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है या फिर किसी के फंडामेंटल राइट को वो सूट नहीं करता है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, फिर वैसा लॉ का क्या फ़ायदा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ट्रिपल तलाक को भी हटा दिया गया था क्योंकि वो किसी वोमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था। हिंदू पर्सनल लॉ से मूलाकरम को भी हटा दिया गया था, वो भी किसी औरत के या किसी वोमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता था। तो कानून यही कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में। इसीलिए कुछ कुछ जगह पे रिजर्वेशन भी किया जाता है, तब कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव वे आए और सब में समानता का विकास हो। समझ गए? डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि लोगों को एक सही सोच जाए। चलिए समझते हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का प्रॉब्लम। ये आप ना करें। अगर आप किसी ग्राउंड पे कहते हैं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या आप छोटे जात से हो, हम बड़े जात से हैं, आप लोअर कास्ट हो, हम अपर कास्ट हैं। अब देखिए, हम ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, ना हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या हम इससे नाराज हो जाएंगे? नहीं, हम कानून की चीज़ों को समझेंगे। बहुत जगह ऑप्शन है, बहुत जगह लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ एक ही जगह नहीं ना है। आप समाज में आप एक जैसे समानता बना के रखना चाहिए आपको। तो अनटचेबिलिटी समझ गए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी आप ग्राउंड पे करते हो। ये बिल्कुल भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है अगर होता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वहीं पे ये कहता है अगर आप पॉजिटिव करते हो, जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम में गवर्नमेंट खुद ही बोल चुका था कि आप किसी के संपर्क में ना आए, 2 गज की दूरी बना के रखें। तब उस वक्त आप ये कहते हो कि नहीं आपने तो कहा था अनटचेबिलिटी में तो छुआछूत डिस्क्रिमिनेशन है। अरे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, आप बातों को समझिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोच सही होनी चाहिए, इससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन या नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव कहलाते हैं उसे ना करें, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब कोई जो उपाधि मिली हुई थी लोगों को, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। एवोल्यूशन मतलब उसे हटा दिया गया है। जस्ट लाइक पहले ब्रिटिश टाइम में होता क्या था, लोग नाइटहुड, राजा महाराजा, इस सब का उपाधि दिया जाता था। तो अब बोला कि उस सब उपाधि को आप हटा दीजिए, आप उपाधि कौन सा रखिए, एकेडमिक या जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है या मिलिट्री उपाधि होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप एमबीबीएस बन गए डॉक्टर, तो आप डॉक्टर की उपाधि रख सकते हैं क्योंकि आप पढ़ लिख के बने हैं, मेहनत करके बने हैं, तो वो उपाधि आप रख सकते हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट से कोई उपाधि मिलती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, आपको भारत रत्न, वो उपाधि आप रख सकते हैं। मिलिट्री की तरफ से आपको अगर कोई अवार्ड मिलता है वो आप रख सकते हैं, परमवीर चक्र, ये उपाधि आप रख सकते हैं। कोई पढ़ लिख के सीए बनता है, डॉक्टर बनता है, वो उपाधि आप रख सकते हैं, वो टाइटल आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो राजा महाराजा, नाइटहुड, सर, ये सब जो उपाधि था, इस सब का एबॉलिश हो चुका है, ये सब हट चुका है। तो आप फंडामेंटल राइट्स के पहले जो टाइप्स थे, राइट टू इक्वालिटी मैंने सब में समानता, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच था, आज पूरे 5 आर्टिकल को आप समझ चुके हैं। इसमें सब में इक्वालिटी का बात होता है। पहला कहता है कि इक्वालिटी जो होना चाहिए वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष में सब में बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। क्लियर? आर्टिकल 15 कहता है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे यू कैन नेवर डिस्क्रिमिनेट, आप इस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, सही सोच होना चाहिए। 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में, और रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जो बैकवर्ड हैं या जिन्हें उस अभी तो इक्वल रिजर्वेशन उसमें भी आ गए। अब अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, धीरे धीरे और कुछ सुधार होने चाहिए और होंगे भी। तो आर्टिकल 16 कहता है कि सबको बराबरी हक मिलेगी जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में। 17 कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत में आप
किसी से भेदभाव ना करें। अगर आप पॉजिटिव वे में करते हैं वो अलग बात है, जैसे कोविड में आप पॉजिटिव वे में हैं, आप उसमें छुआछूत माने, उसमें ये ना कहें कि हम इसको टच करेंगे। 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब अपनी उपाधि का एवोलिश करें, कोई राजा महाराजा या नाइटहुड इस तरह का उपाधि ना रखें। अगर आप पढ़ लिख के एकेडमिक या मिलिट्री या गवर्नमेंट से मिली हुई कोई उपाधि मिलती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी का 5 आर्टिकल, जो पहले टाइप को बताता है। इसके बाद हम और 5 टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप राइट टू इक्वलिटी का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।